मैं जानता हूं कि आप देश भर से आए हुए विद्यार्थी हैं। मैं समझता हूं जबलपुर और मध्य प्रदेश के बाहर के भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं अपनी बात हिंदी में इसलिए भी शुरू कर रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सब को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि ये जबलपुर एक ऐसे व्यक्ति की कर्मभूमि है, एक ऐसे व्यक्ति की धरती है जिसने हिंदी के लिए इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सेठ गोविंद दास आज़ादी के बाद दशकों तक वे सांसद रहे थे, संविधान सभा के सदस्य थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तक से लड़ गए थे। उन्होंने 1961 में खुद को मिला हुआ पद्म विभूषण जैसा खिताब वापस कर दिया था। इसलिए हिंदी के ऐसे पुरोधा, हिंदी के ऐसे सिपाही की कर्म भूमि में मैं हिंदी में ही बातचीत करूंगा। वे गांधी जी के भी सहयोगी थे। मैं भी गांधी मार्ग का एक पथिक हूँ। गांधी जी भी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। मध्य प्रदेश में इंदौर में वे 3 बार आए थे। वहाँ से उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए अपने बेटे सहित कई लोगों को दक्षिण में भेजा था। ये जबलपुर महारानी दुर्गावती की भी कर्मभूमि है। मुगलों से लोहा लेने वाली महारानी दुर्गावती। ये जबलपुर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, ये उनकी भी कर्मभूमि है। मैं एक साधारण पत्रकार हूँ और द्वारिका प्रसाद मिश्र भी पत्रकार थे। जबलपुर में शारदा नाम का अखबार निकालते थे। बाद में लोकमत का संपादन उन्होंने किया। बड़ी समृद्ध विरासत है इस जबलपुर शहर की। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये ओशो की कर्मभूमि भी है। वे भी जब जबलपुर विश्वविद्यालय में आए और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ही वो वहाँ तक पहुँचे जहाँ उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। ये एक साधारण सी भूमिका है, लेकिन आज हम लोग जिस विषय में बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, और शुरुआत ही मुझे करने को, बिस्मिल्लाह करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं बातचीत यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस दुनिया में मनुष्यता के विकास क्रम में हम जहाँ बैठे हैं, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, यहाँ तक पहुँचने में दुनिया ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। सदियों लगे हैं। ये जो लोकतंत्र की अवधारणा है, यहाँ तक पहुँचने में लोकतंत्र की जो आधारभूत धुरी है वो मतदाता है और चुनाव प्रक्रिया है। यहाँ तक पहुँचने में कितने साल, कितने दशक, कितनी सदियाँ लगी हैं, ये मनुष्यता का इतिहास बताता है। जब मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हुआ, शिक्षित हुआ, उसने समूह में रहना शुरू किया, फिर कबीलों में रहना शुरू किया, कबीलों का कोई सरदार बना, धीरे धीरे कबीले मिलकर राज्य बने, फिर राजशाही शुरू हुई, राजा और सम्राट बने। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं चुनने की प्रक्रिया नहीं थी कि कबीले के सरदार को चुनने के लिए कोई मतदान होता होगा कहीं कहीं, लेकिन सामान्य तौर पर जो सबसे बलशाली है, जो सबसे ताकतवर है, वो कबीले का सरदार है। और इसी तरह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के चलते चलते सम्राट और राजा बनना शुरू हो गए। इसमें मनुष्य का सबके साथ समानता का अधिकार खत्म हो गया, जबकि आदि मानव से बढ़ते बढ़ते सब एक साथ एक से ही सभ्य हुए होंगे, एक से ही 2 पैरों पर चलना शुरू किया होगा, बोलना सीखा होगा, लिखना सीखा होगा, पत्थरों में लिखा, पेड़ों की छालों पर लिखा, फिर अखबार कागज़ का आविष्कार हुआ, मशीन बनी, सब कुछ एक साथ किया होगा। लेकिन पूरे विकास क्रम में मनुष्य बराबर नहीं रहा। जिसके पास सत्ता थी वो शासक बन गया, जिसके पास बल था वो शासक बन गया। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति राजा है, उसके पास राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। सदियों तक ये सब चलता रहा। फिर इंग्लैंड में सन 1215 में मैग्ना कार्टा में एक बार लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा हमारे भी कुछ अधिकार हैं, सिर्फ राजा का ही अधिकार नहीं है, सिर्फ राजा ही सब कुछ तय नहीं करेगा, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो मानवता के विकास क्रम में वो पहली सीढ़ी है जहाँ नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की। मैग्ना कार्टा में उन्होंने कहा कि राजा के अधिकार होंगे, लेकिन हमारे अपने भी कुछ अधिकार हैं, और उसे राजा ने स्वीकार किया।
इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने उसे मंजूरी दी। फिर कई सदियां बीत गईं, 1215 से लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति तक फिर ये सब चलता रहा। राजशाही कायम रही पूरी दुनिया में राजा थे, सम्राट थे, नागरिक वही दोयम दर्जे के थे। इसी बीच में इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में राज कर दिया। आप सब ने वो कहावत सुनी है कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था धरती पर। उसी समय अमेरिका, जिसमें अभी चुनाव हुए हैं, मैंने बहुत विस्तार से लिखा है कि वो 250 साल बाद भी एक महिला को राष्ट्रपति नहीं चुन सका। फ्रांस में राज्य क्रांति 1789 में हुई, लेकिन उस क्रांति के पीछे जितने कारण थे उसमें एक कारण ये था कि ब्रिटिश दासता से मुक्त होने के लिए अमरीकी लोग जो संघर्ष कर रहे थे, अपना स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, उसमें लुई 16वें ने, फ्रांस के सम्राट ने अपनी सेना भेज दी। ये उसके लिए बूमरैंग हो गया, क्योंकि वहाँ जाकर अमेरिका तो आज़ाद हो गया 1776 में, पर जो फ्रांसीसी सैनिक गए थे वे स्वतंत्रता नाम का एक नया फल चक्कर आए, और अपने देश में जब लौट कर आए तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता नाम की भी, आज़ादी नाम की कोई चीज़ होती, हम तो अमेरिका को आज़ाद करा कर आए और यहाँ लुई 15वां हमारे ऊपर राज कर रहा है। तब तक सुखबगाहट शुरू हो चुकी थी। 1789 की क्रांति से ठीक पहले, उसी समय राज्य क्रांति से कुछ दिन पहले, लोगों के बीच ये आकांक्षा बन रही थी कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारे अधिकार होना चाहिए। वहाँ भी वही था, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, प्रिंसिपल ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, राजा का दैवीय अधिकार का सिद्धांत। उसे देवताओं ने, ईश्वर ने बनाया है, देवताओं ने उसे निर्मित किया। सम्राट इसलिए उसकी इच्छा ही सर्वोपरि है, वो जो कानून बनाएगा वो अंतिम है। लेकिन जब क्रांति शुरू हुई तो उस वक्त फ्रांस में 3 तरह के एस्टेट थे, 3 समूह थे, जिसको ऐसा कह सकते हैं हम। पादरी थे, कुलीन लोग थे और आम लोग थे। तो एक दिन एक बैठक हो रही थी वहाँ पार्लियामेंट में उनकी, सब लोग एक साथ बैठे थे। आम लोग उन दोनों वर्गों से अलग अपनी बात रख रहे थे कि हमारी भी बात सुनो, हमको अधिकार दो, टैक्स कम करो। ये बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि पादरियों और कुलीनों ने आम जनता को निष्कासित कर दिया। वो जो उनका असेंबली भवन था उससे बाहर निकल आए। बाहर निकल के पास में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ जाकर बैठ गए। मैं यहाँ तक आपको इसलिए लाया हूँ कि मानव सभ्यता के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण है मैग्ना कार्टा की उद्घोषणा, उतना ही महत्वपूर्ण है टेनिस कोर्ट में ली गई फ्रांसीसियों की शपथ। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, मैं सिर्फ एक सूत्र लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। टेनिस कोर्ट में शपथ ली गई कि अब हम राजा के अधिकारों को नहीं मानेंगे, संवैधानिक व्यवस्था लागू की जाए, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पूरी दुनिया ने पहली बार फ्रांस में, पेरिस में टेनिस कोर्ट नाम की जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, वहाँ जो घोषणा की गई वो टेनिस कोर्ट की शपथ है। वहाँ से चलते चलते फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, लुई 16वां अपदस्थ हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट आया, फिर वो लंबी कहानी है। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की इस भावना से पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाई दिया, एक रोशनी दिखाई दी। और फिर उसके बाद रूस में क्रांति हुई, 1917 में भारत में क्रांति हुई, भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। हम सब जानते, भारतीय इतिहास पर जाने की विशेष ज़रूरत नहीं। इस सब को करते करते पूरी दुनिया में फिर ये लोकतंत्र नाम की चीज़ आई। जिन देशों में राजशाही थी वहाँ भी लोकतंत्र आया। इंग्लैंड में भी चुनाव होते हैं, वोट डलते हैं, राजा नाम मात्र का एक कलगी में लगा हुआ, कलगी लगी हुई है उसकी पगड़ी में, बस इससे अधिक उसके पास अब अधिकार नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई कि आखिर कैसे चुना जाए। लोकतंत्र तो ठीक है, सब बराबर हैं, फिर कौन नेता होगा। उसके बाद मताधिकार शुरू हुआ। जब मताधिकार शुरू हुआ तो आप विश्वास कीजिए कि अमेरिका जो 1776 में आज़ाद हो गया, उसने 133 साल बाद महिलाओं को मताधिकार दिया। वोट डालने का अधिकार नहीं था अमेरिकी महिलाओं को। दुनिया का सबसे आधुनिक समाज, सबसे ज़्यादा उन्नत समाज, बराबरी का दर्जा देने वाला, समानता की बात करने वाला, लोकतांत्रिक, प्रोग्रेसिव, विकासशील, औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। काले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। आप सब जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग ने
आंदोलन किया, एक लॉन्ग मार्च किया गांधी जी की प्रेरणा से, उसके बाद मताधिकार मिला। हमारे देश का सौभाग्य ये है कि हमको आज़ादी के समय और आज़ादी से पहले, हमारे यहाँ तो आज़ादी से पहले मताधिकार मिल गया है हमको। ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब साम्राज्य ने खुद पूरा शासन संभाल लिया था, उसके बाद विधान परिषदें बनना शुरू हो चुकी थी, बाकायदा वोट डलते थे, लोग चुनाव जीतते थे। उस वक्त की जो पार्टियां थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, तमाम पार्टियां थी। आज़ादी से पहले हमारे देश में विधानमंडल बनना शुरू हो गए थे। मताधिकार हमारे यहाँ बहुत, दुनिया के तमाम देशों से पहले हमें मिल चुका था। ये भूमिका बनाने के बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ जो आज का विषय है कि एक देश, एक राष्ट्र, एक चुनाव। देश जब आज़ाद हुआ तब आबादी कम थी। 1947 में कितनी आबादी थी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तब से आज 75 साल में हम 140 करोड़ से ऊपर हो गए। तब एक साथ चुनाव होते थे। 1968 तक देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सत्ता अपने साथ विकृतियां लेकर आती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। केंद्र में बैठी ताकतों ने राज्यों की सरकारों को बाधित करना शुरू किया और पहली बार केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया। राज्यपाल के 356 के अधिकार राष्ट्रपति के पास जो, केंद्र के पास जो है, बर्खास्त कर दिया गया। फिर वो टाइमिंग बदल गई, जो निरंतरता थी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की एक साथ, क्योंकि कोई एक विधानसभा समय से पहले अगर भंग हो गई, बर्खास्त हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो अगली बार उसका चुनाव लोकसभा के साथ तो नहीं हो सकता। और ये प्रक्रिया आगे चलती रही। 68 के बाद से ये पूरी तरह भंग हो गई। उसके बाद एक बार भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ नहीं हुआ। और ये जो लोकतंत्र है, ये लोगों को गिनने की प्रक्रिया है कि मतदान जो है लोगों को गिनने की है। कल अल्लामा इकबाल का जन्मदिन था। उन्होंने कहा, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत के जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत के जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो गिन कर ही कि कौन किसके साथ जाता है। अभी यहाँ मतदान हुआ, अभी अशद सर ने मतदान कराया कि कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। फेयर इलेक्शन सर। हाँ, अभी तक तो यहाँ तो फेयर ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है जैसा इस वक्त अपने यहाँ है। तो इस तरह से जब ये चीज़ें अलग अलग होने लगी, तब आज कुछ दशक पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई कि एक बार फिर से उसको किया जाए। तो एक विधि आयोग बना, जस्टिस PV जीवन रेड्डी, उनके आयोग ने सिफारिश की एक बार फिर से एक देश एक चुनाव हो, एक साथ चुनाव कराए जाए। विधि आयोग की सिफारिश केंद्र सरकार के पास है, चुनाव आयोग ने अपनी राय दी है। फिर अभी हाल ही में इस सरकार ने, पिछले कार्यकाल में NDA सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और रायशुमारी की। 22,158 कुछ लोगों ने उसमें अपना मत दिया। 80% लोगों ने, जो सरकारी रिपोर्ट है ये बताती है, उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब आते हैं असली विषय में कि क्या सचमुच में ये संभव है। ये विचार जितना श्रेष्ठ है, उतना ही इसका क्रियान्वयन, इसका पालन कठिन है, थोड़ा दुष्कर भी है। अब उसके उन पहलुओं पर आते हैं। नैतिक दल, उसके जो मोटे कारण बताए जाते हैं, जो देश को बताया जाता है, पीछे मंशा क्या है उस पर अब मैं बाद में आऊँगा, सबसे आखिर में। सामने ये बताया जाता है कि देखिए बहुत खर्चा होता है, अलग अलग चुनाव होते हैं, मशीनरी बहुत लगती है, पैरामिलिट्री फोर्स लगता है, पैसा बर्बाद होता है, विकास कार्य रुक जाते हैं क्योंकि बार बार आचार संहिता लगती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये उसकी मूल अवधारणा है कि क्यों एक साथ कराना चाहते हैं। प्रकट रूप में तो बहुत अच्छा लगता है, ये बड़ी अच्छी बात है, पैसा कम खर्च होना चाहिए, एक बार में चुनाव हो जाए, बाकी 5 साल काम करते रहे सरकारें, जो भी राज्यों में बन जाए। लेकिन अब इस विचार के क्रियान्वयन के साथ जो बाकी के किंतु परंतु हैं, अगर मगर हैं, आदि इत्यादि हैं, एक लोकतांत्रिक समाज में उन सब पर विचार करना चाहिए। हम सब लोगों को इसीलिए तो वोट डालने का अधिकार दिया है कि हम असहमत हो सकें, चाहे वो सरकार हो, चाहे न्यायालय हो,
हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना कर रहे हैं, पिछले 7 दिनों से चली रही है। ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियाँ करते रहे। इस वक्त भी ऐसा हुआ है कि जिन्हें जमहूरियत का कातिल कहा गया, लोकतंत्र का हत्यारा कहा गया, देश की सबसे बड़ी अदालत से उन्हें सज़ा नहीं दी गई, चंडीगढ़ के अनिल मसीह को। तो कुल मिलाकर जब इसका क्रियान्वयन करना होगा तो कौन कौन सी व्यावहारिक परेशानी होंगी। अच्छा सर, व्यावहारिक परेशानी क्या है? पहली परेशानी तो ये है कि इस देश के मानस में अलग अलग तरीके की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अभिलाषाएं लोगों से, नेताओं से, राजनीतिक दलों से और सरकारों से होती हैं। वे स्थानीय स्तर पर हों, राज्य स्तर पर हों और केंद्रीय स्तर पर हों, यानी देश के स्तर पर। तीनों में अंतर होता है। आप जो अपेक्षा अपने पार्षद से रखते हैं वो विधायक से नहीं रखते। जो उम्मीदें आप विधायक से पालते हैं वो सांसद से नहीं रखते। जो सांसद से रखते हैं वो अपने केंद्रीय मंत्री से नहीं रखते, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से नहीं रखते। ये अलग अलग चरण हैं। तो एक तो जब एक साथ चुनाव होगा तो जनता, मतदाता क्या सोचकर वोट करेगी? जब एक साथ चुनाव होगा तो केंद्र के मसले इतने हावी हो जाएंगे, राष्ट्र के विषय कि जो प्रादेशिक आकांक्षाएं हैं, लोगों के सपने हैं, या आपके शहर के, प्रदेश से भी नीचे जा रहा हूँ, वे एड्रेस नहीं हो पाएंगे, उन पर बात नहीं होगी। दूसरी व्यावहारिक परेशानी, लगातार बीच बीच में चुनाव होते रहते हैं। अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, बीच में विधानसभा आ जाएगा। तो जो लोग 5 साल के लिए चुनकर आपसे विदा लेकर दिल्ली चले जाते हैं या भोपाल, जयपुर, लखनऊ चले जाते हैं, वे फिर 5 साल बाद ही आएंगे। आपके साथ उनका सतत संवाद टूट जाएगा। लगातार बीच बीच में अगर चुनाव होते रहते हैं तो आप अपनी बात उनसे कह पाते हैं, वे आपकी बात सुनते हैं, आपकी योजनाएं, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं क्षेत्रीय, उन पर बात होती है। ये संवाद खत्म हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, कम से कमतर होता चला जाएगा अगर सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव हुआ तो। दूसरी बात, एक केंद्रीय नेतृत्व, जिस देश का प्रधानमंत्री केंद्रीय सत्ता में है, स्वाभाविक है उसका ब्रांड, उसकी ब्रांड इमेज बाकी किसी भी दल के नेता से बड़ी होगी, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो। कोई व्यक्ति लगातार 3 बार प्रधानमंत्री है, 2 बार है या 3 बार रह चुका है, उसके सामने विपक्ष का कोई नेता वो राष्ट्रीय छवि नहीं बना सकता और उसे बनाने में समय लगेगा। हम अपने देश में भी देख रहे हैं इस वक्त, और दुनिया के तमाम देशों में ऐसा होता है। तो जब एक साथ पूरे चुनाव होंगे तो किसी एक ब्रांड के नाम पर पूरा चुनाव हो सकता है। तब जो प्रदेश के आपके ब्रांड हैं, आपके राज्यों के जो नेता हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। उनकी वो हैसियत, उनका कद वैसा रहेगा ही नहीं, क्योंकि नीतियां केंद्र की चर्चा में होंगी, विषय केंद्र का होगा, नेता सबसे बड़ा सामने होगा, तो आपके क्षेत्र का, प्रदेश का नेता उसके सामने कहीं टिकेगा नहीं। इससे जनता का नुकसान हो सकता है। तीसरी बात, अक्सर खर्चे की बात कही जाती है। तो हमारे देश में खर्चा तो ऐसा है कि 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में बड़े बड़े धन्ना सेठों के बैंकों से कर्ज के माफ़ कर दिए गए। तो चुनाव खर्च के लिए इतना चिंतित क्यों हैं आप? 5 साल में अगर एक बार केंद्र का, एक बार विधानसभा का चुनाव होगा तो क्या बहुत बड़ा आसमान टूट पड़ेगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उनकी कमेटी ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, उसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव होना है, यानी नगर निगम, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं। तो ये वैसे भी एक साथ चुनाव नहीं हुआ। जो लोकल बॉडीज़ हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण काम करती हैं। बहुत सारे मुंबई जैसे महानगर की जो महानगर नगर पालिका, वो छोटे मोटे यूरोप के देश से बड़ा उसका बजट है। तो आप एक साथ चुनाव करते समय भी ये जो 100 दिन का अंतराल रख रहे हैं, ये भी तार्किक नहीं है। जो मुगल परेशानी आने वाली है वो आएगी संविधान संशोधन की। एक साथ किसी भी दिन हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग ये घोषणा कर दे कि 2029 में एक देश एक चुनाव होगा, सारी विधानसभाओं के, लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इस देश की 17 विधानसभाओं का कार्यकाल बाकी होगा। क्या करेंगे आप? उनका भंग कर देंगे। दूसरी बात, मैं संवैधानिक जो संशोधन उस पर बाद में आना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा राजनीतिक चुनौतियाँ उसकी जो हैं
उस पर आता हूँ। पिछले 10 साल में और उससे पहले के 60 साल में बहुत स्पष्ट, मैं किसी पार्टी और दल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे अवसर आए हैं जो चुनी हुई विधानसभाओं को भंग करने के हैं। हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास चुनी हुई विधानसभाओं को, राज्य सरकारों को येन केन प्रकारेण किसी न किसी बहाने से बर्खास्त करने से रंगा हुआ है। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद लॉ एंड ऑर्डर के कारण राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा। पिछले 10 साल से किसी की राजनीतिक स्थिति बदली, इसलिए सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराया गया। हम जहां बैठे हैं यहीं 2020 में सरकार गिरी। महाराष्ट्र में अल सुबह 4 बजे, दुनिया के इतिहास में पहली बार अल सुबह 4 बजे शपथ दिला दी गई एक मुख्यमंत्री को, वो भी सरकार नहीं चली, फिर तीसरी बार गिरी। कितनी ऐसी कोशिशें होती रहती हैं। आज जो सत्ता में उन्होंने किया, कल कोई और सत्ता में होगा, वो भी अगर यही करेगा तो राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल तो कभी भी नियमित रूप से समाप्त नहीं हो सकेगा, कि उन्हें जितने दिनों के लिए जनता ने चुना, ये यद्यपि जनता का अपमान भी है, ये जनादेश की अवहेलना है चुनी हुई सरकारों को इस तरह गिराना, और उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी शर्म की बात है जिन्हें जनता ने एक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुना था, 3 महीने बाद वे दूसरी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने आ गए। अब ये जनता के ऊपर है, अगर वो दोबारा उन्हें जिताती है, जिता ही रही है बहुत सारी जगहों पर, तो ये उसका अधिकार है। लेकिन कुल मिलाकर ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात। अब मैं जो संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहा था, संविधान संशोधन की बात कर रहा था, कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदले बिना आप एक देश एक चुनाव नहीं कर सकते, जिसमें लोकसभा का कार्यकाल है, विधानसभा का कार्यकाल है। अनुच्छेद 83 में लोकसभा के लिए उसका कार्यकाल निर्धारित है, 172 में विधानसभाओं का है। सत्र बुलाने के लिए 85 और 174 है कि कब कब सत्र बुलाया जा सकता है। 356 में राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार। ये सबसे बड़ा औजार जो 75 साल से इस्तेमाल कर रही हैं सरकारें, कोई भी रहा हो, नेहरू काल से अब तक। क्या करेंगे आप इन चारों अनुच्छेदों के संविधान में संशोधन करने के लिए? इसके लिए सबसे पहले आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, 362 सीटें चाहिए, जो भी सत्ता में बैठा हो। राज्यसभा में बहुमत चाहिए संविधान संशोधन के लिए, अभी 298 करीब हैं एनडीए के पास, 362 सीटें चाहिए। राज्यसभा में भी चाहिए, 50% से ज़्यादा विधानसभाओं की स्वीकृति चाहिए। इन संविधान संशोधनों के बिना एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। अब आते हैं एक और व्यावहारिक पक्ष पर। अक्सर कहा जाता है कि प्रशासनिक मशीनरी को काम करने का मौका मिलेगा, 5 साल फ्री रहेगी, आचार संहिता बार बार नहीं लगेगी तो विकास कार्य नहीं रुकेंगे। यही असली व्यावहारिक प्रश्न है कि क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए हमारे पास इतनी प्रशासनिक मशीनरी है? क्या इतने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी हैं? क्या एक साथ इतने मतदान केंद्र बन पाएंगे? क्या इतनी ईवीएम मशीनें हैं? आज की तारीख में जितनी ईवीएम मशीन देश के पास हैं, उससे 40 लाख ईवीएम अधिक चाहिए, वीवीपैट चाहिए, तब आप चुनाव करा पाएंगे। इतनी सारी मशीनों को रखेंगे कहाँ? इनका भंडारण कैसे होगा? इनका संधारण, मेंटेनेंस कैसे होगा? हर 15 साल में एक सामान्य नियम है, ईवीएम मशीन बदली जाती हैं। 40 लाख मशीन्स अभी से अतिरिक्त चाहिए। कहाँ से लाएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे? हमारे देश की एक और व्यावहारिक परेशानी दुनिया के तमाम देशों में है, मैं भी उस पर आऊँगा कहाँ कहाँ है और किन लोगों ने एक देश एक चुनाव करके नमस्ते कर लिया है। हमारा देश दुनिया के तमाम देशों से इतना बड़ा है, महाद्वीप है, देश थोड़ी है भारत, छोटा मोटा महाद्वीप है। हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जलवायु कितना अलग अलग है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अभी इस 2 महीने पहले 4 राज्यों के एक साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सके, मौसम के बहाने से, त्योहारों के बहाने से कि महाराष्ट्र में कोई त्यौहार हैं, और तो और अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब की विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीखें बढ़ा दी चुनाव आयोग ने। क्या उनको नहीं मालूम था त्यौहार आने वाले? छठ का त्यौहार बिहार में है,
एक IFS हैं पवन वर्मा, सांसद रहे, उन्होंने फ़ोन किया, चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग से बात की कि बिहार में छठ का त्यौहार है। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब नहीं बदला जा सकता, और उस फ़ोन के तीसरे दिन उन्होंने तारीखें बदल दी। तो जिस देश में हम 10 सीटों का उपचुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे, वहाँ पर पूरे देश में एक साथ चुनाव करने की बात कर रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ और मंशा भी होगी। उस मंशा पर भी विचार करना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ कि एक देश एक चुनाव हो, लेकिन उसके पीछे मंशा अगर कुछ और है, उसके पीछे मंशा अगर किसी एक तंत्र की तरफ बढ़ने की है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि कई देशों में, ब्राज़ील, बोलीविया, फिलीपींस, कंबोडिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, छोटे छोटे देश हैं, पर इन देशों में अध्यक्षीय प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली है, वहाँ होता है। बाकी जर्मनी है, नाइजीरिया है, कनाडा, ये सब एक देश एक चुनाव करके देख चुके, उनको समझ में आ गया ये संभव नहीं है, बंद कर दिया उन लोगों ने। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बहुत समय है, हमारे देश के लोकतंत्र को और सोचने की ज़रूरत है इस पर। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई एक पार्टी, कोई एक सरकार, कोई एक नेता एक तरह का चुनाव चाहता है, इसमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमारा लोकतंत्र जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें सारी संस्थाएं सवालों के घेरे में। मैं खुद भी, मेरी संस्था भी, यानी मीडिया भी, अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, ज़ुबानी नहीं है, कहाँ जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है। क्या बात। इस लोकतंत्र के जो 4 कहार हैं, उन चारों कहारों की आंखों का पानी मर गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और खबरपालिका। इसलिए ये संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचिए कि आप किसके हक में हाथ उठा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई इस देश को किसी एक दिशा में ले जाकर किसी एक तंत्र की तरफ तो नहीं ले जा रहा? इस पर विचार कीजिए, फिर हाथ उठाइए। हाथ उठाना, मशीन में बटन दबाना आपका अधिकार है, ये लोकतंत्र ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो।